दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इतिहास की उस गाथा की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत को पहली बार एकता की डोर में बांधा। दोस्तों हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता, चाणक्य की राजनीति और सम्राट अशोक की महानता के लिए हमेशा याद किया जाता है। मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश के राजाओं ने 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक शासन किया, मतलब लगभग 140 वर्ष तक शासन किया। मौर्य राजवंश और उसके शासनकाल का इतिहास जानने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों की सहायता लेनी पड़ती है, जिनमें प्रमुख है साहित्य, विदेशी विवरण और पुरातत्व सामग्री। साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य, जिसमें पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी प्रमुख है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ प्रमुख हैं। विदेशी विवरण के अंतर्गत स्ट्रैबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, अरिस्टोबुलस आदि यूनानी क्लासिकल लेखकों के विवरण से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। यूनानी लेखक स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी भाषा में सेंड्रोकोट्स और एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है, जिसका तादाद में सबसे पहले विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। पुरातत्व के अंदर अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमें अशोक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख के अलावा शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक मगध पर अपना शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का प्राचीनतम उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में हमें इतिहास में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में और पुराणों में कुछ कहानियां दी गई हैं, जिनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को पुराणों के अंदर शूद्र जाति का माना गया है और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, मतलब निम्न जाति का। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में एवं जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य जाति के राजा थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता के गर्भ में थे, तब दुर्भाग्यवश एक सीमांत युद्ध में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त की माता इसके बाद सुरक्षित स्थान की तलाश में अपने भाइयों के साथ भागकर पाटलिपुत्र पहुंची, जहां चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। बालक के जीवन को शत्रुओं से बचाने के लिए उसकी मां ने उसे एक ओखली में रखकर एक स्थान पर रख दिया। वहां चंद्र नामक एक व्यक्ति ने उसकी रक्षा की, इसी से उसका नाम चंद्रगुप्त पड़ा। कालांतर में चंद्र ने चंद्रगुप्त को एक गौशाला में छोड़ दिया। यहाँ एक गौपालक ने उसका लालन पोषण किया। कुछ समय बाद उस गौपालक ने भी चंद्रगुप्त को एक शिकारी को बेच दिया और उस शिकारी ने उसे अपने यहाँ गाय भैंस चराने के लिए रख लिया। उस समय चंद्रगुप्त की आयु 8-9 वर्ष रही होगी। कहा जाता है कि बालक चंद्रगुप्त इस गांव में अपने मित्रों के साथ तो स्वयं द्वारा आविष्कृत किया गया खेल राजकीलम खेला करता था। इस खेल में बालक चंद्रगुप्त स्वयं राजा बनता और अपने मित्रों को अपना सभासद बनाता और बालक चंद्रगुप्त दरबार लगाकर न्याय के वितरण का कार्य करता था। एक बार चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलम खेल खेलते हुए देखा, जिसमें वह बालकों के साथ राज दरबार लगाकर सभी बालकों के बीच राजा बना हुआ था। चाणक्य ने इस बालक में नेतृत्व की प्रतिभा, राजत्व के गुण देखे और उसने शिकारी को 1000 सोने के सिक्के देकर बालक चंद्रगुप्त को खरीद लिया। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले आया। तक्षशिला उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था और चाणक्य वहां का आचार्य था। उसने चंद्रगुप्त को सभी विद्याओं और कलाओं की शिक्षा दी। अति शीघ्र ही चंद्रगुप्त सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला में ही एक सैनिक प्रशिक्षण के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य उस समय के महान विजेता सिकंदर से मिला था। प्लूटार्क और जस्टिन लिखते हैं कि सिकंदर उसकी स्पष्टवादिता से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसे मार डालने का आदेश दे दिया, लेकिन शीघ्र ही चंद्रगुप्त मौर्य ने भागकर अपनी जान बचाई। जब चंद्रगुप्त पूरी तरह तैयार हो गया था तो चाणक्य ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त का सहारा लिया। उस समय चाणक्य के 2 ही मुख्य उद्देश्य थे, एक तो यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना और नंदों के घृणित और अत्याचार पूर्ण शासन की समाप्ति करना। उस समय पश्चिमोत्तर भारत पर यूनानियों का शासन था। सबसे पहले चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से पंजाब और सिंध को विदेशियों की दास्ता से मुक्त किया। चंद्रगुप्त ने बड़ी बुद्धिमानी से उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए विदेशियों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। इसके लिए सबसे पहले चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सेना का संगठन किया
उस सेना में चोर, मिलेच्छ, चोरगण, आठविक और सस्रोपजीवी नामक वर्गों से सेना में सैनिक भर्ती किए, जिनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। संभवतः ये उस समय जंगलों में रहने वाली जनजातियां थी और कुछ विद्रोही सैनिक थे जिन्होंने नंद वंश से विद्रोह करके सेना छोड़ दी थी। कई डाकू और चोर भी इस सेना में शामिल थे। खुद जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने पर्वतक नामक एक हिमालय क्षेत्र के शासक से सहायता प्राप्त की थी। कुछ विद्वान इस शासक की पहचान पोरस के रूप में करते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंध और पंजाब को यूनानियों की दास्ता से मुक्त किया। जस्टिन अपने शब्दों में कहता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन की दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंड्रोकोर्स यानी चंद्रगुप्त था। यूनानियों का उन्मूलन करने के बाद और सिंध और पंजाब पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर अग्रसर हुए। उस समय मगध पर घनानंद या धननंद का शासन था, जो अपनी असीम सैनिक साधन और संपत्ति के बावजूद भी जनता की लोकप्रियता अर्जित नहीं कर सका और यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। दुर्भाग्यवश हमें किसी साक्ष्य से नंद और मौर्यों के बीच हुए इस युद्ध का विवरण नहीं मिलता, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया, परंतु उसमें उसे असफलता मिली और उसकी सेना भी नष्ट भ्रष्ट हो गई। जब उसे अपनी भूल ज्ञात हुई तो उसने सबसे पहले अब सीमांत प्रदेशों को विजयी करते हुए नंदों की राजधानी पर धावा बोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने सीमांत क्षेत्रों को विजय करते हुए वहां पर अपने सैनिक नियुक्त किए और अंत में जाकर नंदों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पानों में इस युद्ध का बड़ा ही अतिरंजित विवरण मिलता है। इस ग्रंथ में भद्रशाल नामक नंदों के मंत्री का उल्लेख हुआ है। अंततः धननंद या घनानंद को मार डाला गया और चंद्रगुप्त का मगध साम्राज्य पर अधिकार हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। दूसरी तरफ सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ। जब सेल्यूकस को यह पता चला कि सिकंदर द्वारा भारत में जीते हुए क्षेत्रों को पुनः आजाद करवा लिया गया है, तो वह उन पर पुनः अधिकार करने के लिए 305 ईसा पूर्व के आसपास उसने भारत पर पुनः चढ़ाई कर दी और वो सिंध तक आ पहुंचा। लेकिन इस समय भारत सिकंदरकालीन भारत से पूरी तरह से भिन्न था। अब सेल्यूकस को भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना था। सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया। कालांतर में दोनों में संधि हो गई, जिसमें निम्न शर्तें रखी गई। पहली शर्त यह थी कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कांधार, काबुल, हेरात और जयड्रोसिया के भाग दे दिए। दूसरी शर्त यह थी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी उपहार में दिए। तीसरी शर्त दोनों नरेशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। चौथी शर्त में सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। शक शासक रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से इस बात की सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। इस अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त ने अपने साले पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल बनाया, जहां पुष्यगुप्त वैश्य ने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कई स्रोतों से चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय की भी जानकारी प्राप्त होती है। जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गया और उसने भद्रभाव की शिष्यता ग्रहण कर ली। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। पहले तो चंद्रगुप्त ने स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप वह अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रभाव के साथ श्रवणबेलगोला, जो मैसूर में स्थित है, कर्नाटका में तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व के लगभग उसने जैन विधि से उपवास पद्धति द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैन धर्म में इस विधि को संलेखना कहा जाता है। श्रवणबेलगोला की एक छोटी पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी कही जाती है तथा वहां चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का सर्वप्रथम हाथ रहा। इतिहास में कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से जाना जाता है। कौटिल्य तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का वह प्रमुख आचार्य भी था, परंतु वह स्वभाव से अत्यंत रूढ़िवादी और क्रोधी था। पुराणों में उसे द्विजर्षभ कहा गया है। द्विजर्षभ का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 है। मेगास्थनीज और उसकी इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। वह 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया।
भारत में रहकर उसने जो भी कुछ देखा और सुना उसे इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ अपने मूल रूप में आज प्राप्त नहीं है, यद्यपि इसके अंश उद्धरण बाद के अनेक यूनानी लेखकों की रचनाओं में मिलते हैं। यह सत्य है कि मेगास्थनीज का विवरण पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि एक विदेशी तथा भारतीय भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं को न समझ सकने के कारण उसने कई जगह अनर्गल बातें लिख डाली, परंतु इसी आधार पर हम उसे झुठला नहीं सकते। उसके विवरण का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति समृद्धि व्याप्त थी, जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी, भूमि बड़ी उर्वर थी, लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे, भारतीय साहसी, वीर और सत्यवादी होते थे, गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न थे। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा और मंत्री। मेगास्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनीसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे, जो संभवतः शिव जी और कृष्ण जी की पूजा से तात्पर्य है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त की राजधानी की भी काफी प्रशंसा करता है। वह लिखता है कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था, जो 16 किलोमीटर लंबा तथा 3 किलोमीटर चौड़ा था। इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर चारों ओर से एक ऊंची दीवार से घिरा था, जिसमें 64 तोरण द्वार और 570 बुर्ज थे। नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। नगर के मध्य चंद्रगुप्त का विशाल राजप्रसाद स्थित था। मेगास्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत से सूसा और एकबतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। मेगास्थनीज के विवरण से मौर्य सम्राट की कर्मठता तथा कार्य कुशलता की सूचना मिलती है। वह लिखता है कि राजा सदा प्रजा के आवेदनों को सुनता रहता था, दंड विधान कठोर थे, अपराध बहुत कम होते थे, सामान्यतः लोग घरों तथा संपत्ति की रखवाली नहीं करते थे, सम्राट अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता था। इस प्रकार मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा पर बहुत सारी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर अपना शासन किया। बिंदुसार के जीवन तथा उसकी उपलब्धियों के बारे में कम ही जानकारी मिलती है, लेकिन उसकी महानता ऐसी में निहित है कि उसने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया और उसे अक्षुण्ण बनाए रखा। जैन परंपराओं में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्धरा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की पुत्री थी। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेडिस कहते हैं, जिसका संस्कृत में रूपांतर अमित्रघात, शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है, जो बिंदुसार की उपाधि थी। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। इन उपाधियों से पता चलता है कि बिंदुसार कोई दुर्बल और विलासी शासक तो था नहीं। कुछ बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से पता चलता है कि बिंदुसार के शासन के अंत के कुछ वर्षों तक चाणक्य बिंदुसार की राजसभा में निवास करता था। दिव्यावदान तक्षशिला में होने वाले विद्रोह का वर्णन करता है, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था, और स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था, जो मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। एथेनियस नामक एक यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतीय शासक ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक सोफिस्ट। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं तो भिजवा दी थी, लेकिन तीसरी वस्तु के लिए मना कर दिया। यह कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। कौटिल्य के बाद खल्लाटक ही बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना था। बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक राज्य किया और 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। थेरावाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन दिव्यावदान से पता चलता है कि उसकी राज्यसभा में एक आजीवक संप्रदाय का भी जोशी निवास करता था, जिससे जैन परंपरा उसे आजीवक संप्रदाय से संबंधित मानती है। बिंदुसार के बाद में आता है अशोक। तो दोस्तों, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो मौर्य साम्राज्य का सेकंड पार्ट होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।